चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से पहले के मुकाबले कम समय में नागपुर से बिलासपुर या फिर बिलासपुर से नागपुर की यात्रा करना संभव हो सकेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा सुविधा युक्त है। इसके बाद पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने फ्रीडम पार्क से खपरी तक की यात्रा भी की। इस दौरान नागपुर मेट्रो में सवार छात्रों से मोदी ने बातचीत भी की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर और गोवा में हजारों करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही कुछ का उद्घाटन भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण को लॉन्च किया और दूसरे चरण की आधारशिला रखी। पीएम ने समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया है। यह सड़क मार्ग नागपुर को शिरडी से जोड़ेगा। इनके अलावा प्रधानमंत्री ने आज एम्स को भी जनता को समर्पित कर दिया है। दूसरी तरफ गोवा में पीएम मोदी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही अन्य परियोजनाओं को भी लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत को लेकर दिए एक बयान से न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि पाकिस्तान और चीन की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अब अमेरिका का सिर्फ सहयोगी ही नहीं बल्कि वह तेजी से उभरती हुई विश्व की महाशक्ति है। व्हाइट हाउस ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दिनों दिन दुनिया पर अपनी अलग धाक जमा रहा है। अमेरिका के इस बयान से चीन को टेंशन हो गई है, वहीं पाकिस्तान में खलबली मची है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। इससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका ने कहा है कि पिछले करीब 20 वर्षों से भारत के साथ हमारे रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। अब यह रिश्ता धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब सिर्फ अमेरिका का सहयोगी ही नहीं रहा बल्कि अब वह विश्व की तेजी से उभरती महाशक्ति बन रहा है। कैंपवेल के इस बयान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तनाव में ला दिया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत की वैश्विक मंच पर इस प्रकार की तारीफ हो। वहीं पाकिस्तान भारत के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर परेशान है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडूस के कारण बारिश संबंधी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घरों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने और प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद कहा कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और अगर जरूरत हुई तो केंद्रीय सहायता मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बारिश संबंधी घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं इन घटनाओं के चलते कम से कम 181 घर और झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अन्य प्रकार के नुकसान की जानकारी संकलित की जा रही है। वहीं 3163 परिवारों के 9130 लोगों को 201 राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज रविवार को शपथ ग्रहण की है। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी में सीएम पद को लेकर काफी खींचतान चली थी। तमाम तरह के दावों और प्रतिदावों के बीच पार्टी हाईकमान ने सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के परिवार को दरकिनार करते हुए पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांधी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अगले वर्ष 10 से 12 फरवरी के मध्य लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ से अधिक निवेश का लक्ष्य तय कर चुकी योगी सरकार की इस मुहिम को विदेशों में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। यूपीजीआईएस 2023 के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई टीमों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा हुआ है। इन टीमों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, यूके के लंदन, मैक्सिको और कनाडा के टोरंटो में रोड शो का आयोजन किया। यहाँ विदेशी निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई और उन्हें यहाँ व्यापार के अनुकूल माहौल, सुरक्षित निवेश और इंसेंटिव्स को लेकर सरकार की सुगम नीतियों के बारे में बताया गया। रोड शो से पहले 1-to-1 बिजनेस मीटिंग का भी आयोजन किया गया और इसी मीटिंग में कनाडा की कंपनी माई हेल्थ सेंटर के सीईओ सुरेश मदान ने कानपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज व मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2050 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर यह भी चर्चा की गई कि यूपी कैसे हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग व मीडिया जैसी कंपनियों में भागीदारी कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के सेक्टर 12 में भगवान परशुराम महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य रूप से करनाल के सांसद संजय भाटिया और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के अलावा कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में जनता करनाल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी करने पहुंची हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का आयोजन सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने भगवान श्री परशुराम महाकुंभ के इस आयोजन में हरियाणा प्रांत के साथ साथ अन्य राज्यों से आए लोगों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी संत महात्माओं को सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश बीजेपी सक्रिय हो गई है। रविवार को राजधानी लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, साथ ही जीत की रणनीति बनेगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत निकाय चुनाव के प्रभारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक आज बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर जीत की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही 17 नगर निकायों में मेयर पद के प्रत्याशियों को भी लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा ताकि निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जा सके। श्रद्धा मर्डर केस में लापरवाही बरतने के आरोपों के बाद मानिकपुर और तुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के पिता विकास वालकर के आरोपों के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के आला अधिकारियों ने इस जांच के आदेश दिए हैं। एक डीसीपी लेवल के अधिकारी को इस पूरी मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में अगर दोनों पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने दोनों पुलिस स्टेशनों पर केसों के शुरुआत में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जांच के लिए डीसीपी स्तर की विभागीय जांच शुरू की गई है कि क्या तुलिंज और मानिकपुर पुलिस थानों ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में गंभीर चूकें की हैं। वहीं अब तक की जांच के दौरान यह पता चला है कि आफ्ताब पूनावाला द्वारा की गई पिटाई के बाद श्रद्धा वालकर ने अपने सूजे हुए चेहरे और पूरे शरीर पर लगे कई घावों के साथ सबसे पहले तुलिंज पुलिस स्टेशन का रुख किया था। यूपी के फिरोजाबाद जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी विद्यालय में मिड डे मील खाने से करीब 45 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ने की सूचना पर स्कूल में परिजन पहुंच गए, जिसके बाद सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला जिले में सिरसागंज के प्राथमिक विद्यालय किसराव का है और घटना की सूचना पर एसडीएम सिरसागंज मनोज कुमार भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। यहाँ 18 बच्चों को एडमिट कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी खतरे से बाहर हैं और कुछ बच्चों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बच्चों की तबीयत कैसे बिगड़ी इसकी जांच चल रही है, लेकिन डॉक्टर फूड पॉइजनिंग की संभावना जता रहे हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।